नमस्कार दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज उड़ीसा के चुनाव पर कहां से चर्चा लेकर बैठ गया। उड़ीसा का चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ होगा और मैं अभी लगभग 1.5 साल पहले उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। चर्चा करने की वजह है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और उन मीडिया रिपोर्ट्स का अगर हम यकीन करें तो चर्चा ये है कि नवीन पटनायक जो 1996 से लीड कर रहे हैं अपनी पार्टी को और लगातार लगभग 25 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं वहाँ के उड़ीसा के, वो इस बार कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं। इस बार उनका इरादा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग कराए जाएं और इसके लिए करना उन्हें सिर्फ इतना है कि विधानसभा भंग करने के लिए 4-5 महीने पहले कहना है। 6 महीने पहले कह देंगे तो आसानी से चुनाव हो जाएंगे दिसंबर 2023 के आसपास, वरना मई 2024 में होंगे लोकसभा चुनाव के आसपास। और उनके मन में जो बातें चल रही हैं वो रिकॉर्ड पर हैं। मैंने कुछ एनालिसिस निकाले, कुछ पुराने रिजल्ट्स जो हैं वहाँ के, उनका एनालिसिस किया तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 चुनावों से बीजेपी ने वहाँ अनपेक्षित रूप से अपने आप को बढ़ाया है। कहने के लिए तो नवीन पटनायक, बीजू जनता दल और बीजेपी, इन सब के बीच में केंद्रीय स्तर पर एक अंडरस्टैंडिंग है। राज्यसभा में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नवीन पटनायक पर बीजेपी के नेता या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी कोई हार्श कमेंट नहीं करते, कोई कड़ा प्रहार नहीं करते जैसा वो ममता बनर्जी या दूसरे नेताओं पर करते रहते हैं। उनके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट टारगेट रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी इस स्टेट में घुसने की कोशिश कर रही है। अश्विनी वैष्णव जो रेल मिनिस्टर हैं, उन्हें भी इसी वजह से यहाँ लाया गया केंद्र में, क्योंकि वो लंबे समय तक उड़ीसा के कैडर के IAS अफसर रहे हैं। उनकी वजह से बीजेपी वहाँ कोशिश कर रही है कि उड़ीसा में अपनी पहचान बनाई जाए। और देखिए, इसकी साफ चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। अगर मैं नतीजों की बात करूँ तो 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर बीजेपी ने अनपेक्षित रूप से सफलता हासिल की थी। पहले केवल एक सांसद यहाँ हुआ करता था। 2019 में 8 सांसद बीजेपी के जीत कर आए उड़ीसा से। और यही वजह है कि बीजू जनता दल को और नवीन पटनायक को अब चिंता हो रही है कि हम 2024 में कहीं विधानसभा में गच्चा ना खा जाएं या फिर लोकसभा में हम कुछ कम ना रह जाएं। और वो फोकस करना चाहते हैं कि पहले हम विधानसभा जीत लें और फिर उसके बाद हम लोकसभा चुनाव पर अपनी बात करें। और लोकसभा चुनाव उनकी बड़ी चिंता मुझे नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आसानी से जीत लेंगे वो विधानसभा, लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने आप को बढ़ाया 2019 में, वो उनके लिए चौंकाने वाला है। और वो स्पेशली फोकस करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव पर। देखिए, जो पिछला चुनाव था, यहाँ पर 21 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 73.29% यहाँ पर पोलिंग हुआ था पिछली बार, और जो अच्छा खासा पोलिंग है। और यहाँ पर जो बीजू जनता दल है उसने 2014 में 20 सीटें जीती थी और बीजेपी के पास 1 थी, लेकिन 2019 में उनकी 12 सीटें रह गई बीजू जनता दल की और बीजेपी की 8 सीटें हो गई, यानी कि 7 सीटों की जंप बीजेपी ने हासिल की। बीजेपी ने वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज़बरदस्त इजाफा किया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत जो था यहाँ पर लोकसभा चुनाव में वो 38.4% था, लेकिन इसमें इजाफा किया और उन्होंने 16.9% का इजाफा किया, यानी कि ये इनका जो टोटल था वो 38.4 पहुँच गया। इससे पहले था उनका इसमें से 16 घटा दीजिए, लगभग 22% के आसपास था, यानी कि एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ। और बीजू जनता दल का जो वोट प्रतिशत था लोकसभा का वो 1.3% नीचे चला गया। इसकी वजह ये रही कि उन्हें ये लग रहा है कि दोनों चुनावों में नरेंद्र मोदी का जो इफ़ेक्ट है, उनके प्रचार करने का जो तरीका है, उसका भी काफ़ी प्रभाव रहा। देखिए, हर राज्य में ये चीज़ें उभर कर सामने आई हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदाता की ओपिनियन अलग अलग है। कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जहां पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के फेस पर उन्हें ज़बरदस्त सफलता मिली। और इसी चीज़ को नवीन पटनायक समझ रहे हैं
और वो चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक जगह मिक्सअप ना किया जाए। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात बताऊं आपको यहाँ की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजू जनता दल को 5 सीटों का नुकसान हुआ था। और यहाँ पर आपको बता दूं कि 147 असेंबली सीट्स हैं और जिसमें 74 सीट्स यानी कि 74 सीट्स जो हैं उनको ज़रूरत होती है किसी को भी बहुमत हासिल करने के लिए। और बीजू जनता दल ने पिछली बार 112 सीटें जीती थी, 112 सीट जीती थी, लेकिन इसमें -5 थी। इससे पहले उनके पास 2014 में 117 सीट्स थी। और बीजेपी ने फिर वही लोकसभा चुनावों की तरह यहाँ पर आशातीत सफलता हासिल की थी। और जहाँ उसके 10 विधायक हुआ करते थे, पिछली बार उसके 23 विधायक बने और 13 का इजाफा उसने किया और 14.5% उन्होंने 14.5% की जो वोट परसेंटेज है वो भी अपनी बढ़ाई। यही वजह है कि नवीन पटनायक ये चाहते हैं कि इस बार यहाँ पर चुनाव अलग अलग कराए जाएं। लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और उनके साथ के बहुत से नेता तो रिटायर भी हो चुके हैं। सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग 24 साल मुख्यमंत्री रहे और पटनायक 22 साल से मुख्यमंत्री हैं। 2 साल और मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी कि लगभग 25 के आसपास पहुंच जाएंगे तब तक। लेकिन 75 वर्षीय पटनायक उड़ीसा में मजबूत हो रहे हैं, जबकि चामलिंग अब रिटायर हो चुके हैं। ओडिशा से ये रिपोर्ट है कि दोनों चुनाव अगर कराते हैं बीजू जनता दल तो इन्हें निश्चित रूप से फ़ायदा हो सकता है। और यही वजह है कि जो इनके सलाहकार हैं वो इनसे ये कह रहे हैं कि हमें पहले विधानसभा चुनाव करा लेने चाहिए। आपको याद होगा कि केसीआर ने भी ऐसा ही किया था। 2019 से पहले उन्होंने 4 साल पूरे होने आप पहले 2014 में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुआ था वहाँ पर तेलंगाना में, और लेकिन अगला चुनाव उन्होंने 4 साल में ही करा लिया, 2018 में ही करा लिया था। यही वजह है कि तेलंगाना में अगला चुनाव 2023 में होने जा रहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहा है। तो इसका फ़ायदा तो मिलता है और यही वजह है कि बीजेपी यहाँ पर फोकस कर रही है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को सेंटर में अपनी कमेटीज़ में वजह बढ़ा रही है, उनका वजन बढ़ाया जा रहा है, उनको एक वैल्यू दी जा रही है। और बीजेपी ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है कि ये एक स्टेट ऐसा रह गया है जहाँ बीजेपी अभी अपनी पुख्ता स्थिति, अपनी मजबूत स्थिति दिखाने में विफल रही है। लेकिन नवीन पटनायक अगर वास्तव में विधानसभा चुनाव पहले करवा लेते हैं तो ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। वैसे भी उनका जनता में उनका विश्वास बना हुआ है, तमाम एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ इतनी होती नहीं है। और ख़ास बात उनकी ये है कि वहाँ पर कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर है। कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले लेकिन वो वहाँ पर वापस नहीं आ सकती। और इसके अलावा उनके सामने कोई क्षेत्रीय दल भी नहीं है। जैसे तेलंगाना की अगर बात करें तो वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी भी उभर रहे हैं, और इसके अलावा जो जगन मोहन रेड्डी हैं, उनकी बहन की शर्मिला की जो पार्टी है वो भी वहाँ पर पैर पसार रही है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो समाजवादी पार्टी है, बसपा हैं, कई पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। लेकिन उड़ीसा में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, तो इसका भी फ़ायदा नवीन पटनायक को मिलता है। बहरहाल ये अभी दूर की बात है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स मेरे पास आई और मैंने सोचा कि इस बारे में आपसे चर्चा की जाए। कभी कभी ऐसे राज्यों पर भी वीडियो बनाए जाने चाहिए जिन पर हमारा नेशनल मीडिया, जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया है, वो फोकस नहीं करता। इवन यूट्यूबर्स भी इस पर फोकस नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे चैनल की तो यूएसपी यही है कि हम जब भी बात करते हैं तो किसी ऐसे विषय पर ही बात करते हैं। खासतौर से स्टेट्स के चुनावों को हम बड़े वाइडली कवर करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आप उड़ीसा से हैं तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।